समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल जी, जो अखिलेश यादव ये दम भर रहे हैं जाति जनगणना का कि अगर दोबारा सरकार में आए तो जाति जनगणना होगी, लेकिन इससे पहले क्या आपकी राज्य में सरकार नहीं रही थी क्या? और जो कांग्रेस कह रही है कि राजनीति के अलावा अखिलेश यादव भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। कपिल जी, बात राजनीति, हम तो एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने प्रेशर किया था उस समय यूपीए सरकार के अंदर जो मनमोहन जी सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने 2010 के अंदर जो है कमीशन नियुक्त किया था और जिसने कि ये सारी चीजें शुरू हुई। जनगणना हो गई 2011 में, पूरी हो गई 2016 में प्रकाशित होना था। लेकिन हमें ये जरूर लगता है कि कांग्रेस अगर इसको करके चली गई होती, यूपीए सरकार इसको करके चली गई होती, तो शायद आज इतनी रस्म कसी की बात ही नहीं होती कि कौन किस तरीके से राजनीति कर रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि जब केंद्र सरकार अगर इसको लागू करती है तो वो पूरे देश में होगा। सामाजिक न्याय का सिद्धांत सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं लागू होता है, न एक प्रदेश पर लागू होता है, ये तो समूचे भारत पर लागू होता है। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि आखिर केंद्र सरकार इसको करने से क्यों भाग रही है। केवल ये जान लेना कि कौन कौन सी जाति के कितने कितने लोग हैं, उनका जो अधिकार है उनको प्राप्त हो जाए, इससे अच्छी बात आपको क्या हो सकती है। और जो आपस की लड़ाइयां वो भी खत्म हो जाएंगी कि कौन कितना है, सब हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो क्यों नहीं होना चाहिए। प्रदेश के नागरिक देश के नागरिक हैं और उनका अपना हक और हुकूक है, जिसकी सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए कटिबद्ध है। जहां तक अखिलेश यादव जी का प्रश्न है कि जब इस बार हम लोगों ने उसको अपने उसमें शामिल किया और ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर कराएंगे, तो 3 महीने तो खैर वो हमें अवसर नहीं है। अब नीतीश बाबू के सामने पहले सीएम नहीं थे क्या अखिलेश यादव, तब क्यों नहीं कराया अपने स्तर पर? देखिए, बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। अभी तो ये प्रदेश में ये करा करके देख लें, कहीं ना कहीं आगे कानूनी अड़चन आ जाएगी। हाँ, इसमें यही पॉइंट मैं बार बार उठा रही हूँ। तो फिर इस जाति जनगणना का जो राज्य की जनता को आप उलझा रहे हैं इसमें कि हम अपने स्तर पर कराएंगे, आप खुद मान रहे हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैधानिकता नहीं है, तो फिर क्यों ये पैसा और टाइम वेस्ट करने की बात की जा रही है? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कानूनी अड़चन आ सकती है, लेकिन बिना आप किए ये कैसे जानेंगे कि कानूनी अड़चन क्या ला रही है, कौन ला रही है, किसका क्या मंतव्य है। यहाँ तो मंतव्य भी साफ होना चाहिए ना, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। अगर कोई व्यक्ति खुल करके सामने जो है खुले मन से नहीं आ रहा है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ नहीं चलना चाहता है, वो बराबर के पहिए नहीं लगाना चाहता है हिंदुस्तान के सभी जातियों का, ताकि समृद्धि और सुख मान सम्मान सबको प्राप्त हो सके, तो उसकी मंशा क्लियर होनी चाहिए। जो भी आदमी इस तरीके का काम करेगा वो खुल करके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा कैरेक्टर वो सामने है। भारतीय जनता पार्टी को संघ चलाती है, संघ स्पष्ट कहती है कि हम ना तो इस पर चाहते हैं कि आरक्षण पे कोई पुनर्विचार हो, और हम ये भी नहीं आरक्षण पे पुनर्विचार हो, वो कहती है कि हम चाहते हैं आरक्षण पे पुनर्विचार हो। ठीक है अखिलेश सिंह जी, जवाब दीजिए। दोहरा चरित्र बता रहे हैं इस पूरे मामले पर आपका, और ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, अगर बाकी जातियों की जनगणना हो गई तो आपका जाति जो ताना बाना है वो खराब हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, हमारे इस पैनल पर 2 हमारे मित्र बैठे हैं, चितरंजन भाई और कपिल भाई, और इन दोनों से मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ा अपने गिरेबान में और थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर के देखें। तो इन लोगों ने सामाजिक न्याय किया एक जाति के साथ। जिस समय में अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो किसी दुर्घटना में मर जाता था, कहीं कोई हत्या हो जाती थी, ये पूछ कर जाते थे कि वो किस जाति का व्यक्ति मरा है और किस जाति को, किस पार्टी को वो वोट देता है। और ऐसे लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं और संघ की बात करते हैं। अरे संघ के अंदर तो अगर 30 वर्ष साथ काम करने के बाद भी ये पता नहीं चलता है वो किस जाति का है, जहां सामाजिक न्याय और जातियों के आधार पर कोई विचार नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों ने इस उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जिस प्रकार से जातियों को बांट करके, जातियों में संघर्ष करा करके और सिर्फ एक जाति और एक परिवार के लोगों को अवसर दे करके, मैं जानता हूं इस समय मैं जानता हूं कि मुलायम सिंह जी के परिवार के 72 लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लालू जी के परिवार के लालू यही सामाजिक न्याय करेंगे। तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, फिर उसके बाद में वो भारतीय सिंगापुर में बैठी है, वो है ये समाज कि इनके पास वो कौन से आंकड़े जो ये कह
रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एक जाति को अखिलेश जी की आवाज चली गई। एक मिनट चित्रंजन जी, एक मिनट कपिश कंपनियों का होता है, समाजवादी पार्टी का नहीं होता है, जो किसानों के आधार पे आप उसको अलग अलग कर लेंगे। इनका चरित्र और चेहरा पूरा सब लोग ठीक है अखिलेश जी, चित्रंजन जी और कपिश जी, एक मिनट रुकिएगा, तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट रुकिए। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इस पर आऊंगी, एक मिनट रुकिएगा। लेकिन शंभुनाथ सिन्हा जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहती हूँ। तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट। शंभुनाथ सिन्हा जी, ये आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार जी बिहार में विपक्ष के दबाव में है। अखिलेश जी एक मिनट रुकिएगा। अखिलेश जी, ये सवाल मेरा शंभुनाथ सिन्हा जी से। सिन्हा साहब, क्या नीतीश कुमार आरजेडी के दबाव में है? जहां आपके साथी है बीजेपी, उनकी ना सुनकर ये कहा जा रहा है कि एक सीक्रेट डील हो रही है। क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? बेहद अफसोस के साथ कहना चाहता हूं मैडम कि ये एक चीज जो आप बार बार कर रही हैं कि राज्य सरकार यदि ये जातीय जनगणना करा भी लेगी तो क्या कर लेगी। मैं पूछता हूं, क्या इस संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है? क्या श्री नीतीश कुमार ने शासन में आते ही सबसे पहले 35% महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की भागीदारी सुनिश्चित की थी? तो क्या यह पूरे देश के पैमाने पर लागू था? क्या उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया? तो यह क्या पूरे देश के पैमाने पर लागू था? मगर उनकी मंशा सही थी, उन्होंने लागू किया इसको और उसको क्रियान्वित भी किया। हमारा इसमें कोई हमारी दिलचस्पी इसमें कुछ नहीं है कि किसने पहले क्या नहीं किया। हमारी दिलचस्पी इसमें है कि ये आज के दिन में उन वर्गों के लिए जिसके लिए सरकारें काम करना चाहती हैं, उनकी पहचान करना आवश्यक है। इसलिए जातीय की जनगणना आवश्यक है और इस दिशा में वो जो ईमानदार प्रयास हो सकता था, जनता दल यू पूरी तरह से उसके लिए प्रतिबद्ध है। हम यह नहीं जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि पहले क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। हम अगर अपनी सही दिशा में अपने प्रयास को जारी रखेंगे तो जो भी समस्या आएगी, हम निश्चित रूप से, अगर हमारा इरादा नेक होगा और हमारा प्रयास ईमानदार होगा, तो निश्चित रूप से हम उसका भी समाधान कर लेंगे। जिस तरह हमने अभी इस परिस्थिति में इतने तक आए हैं कि आज पक्ष और विपक्ष के समेत बिहार में सारी पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ खड़ी हैं। यह हमारी उपलब्धि है। आगे किसी भी तरह की अड़चन आएगी उसे हम समाधान करने के लिए आश्वस्त हैं और हम एक सही और ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। अमिताभ ओझा, मैं इस पे आपका रुख करना चाहती हूँ। क्या ये सही दिशा में प्रयास है जो बिहार सरकार करने की कोशिश कर रही है? और दूसरा, नेता खुद ही अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि हम तो करा लेंगे लेकिन आगे कानूनी अड़चन आनी है। इसके बावजूद भी जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, कराने पर उतारू है। अगर प्रोसेस के थ्रू चलना चाहते हैं तो केंद्र से बात होनी चाहिए, केंद्र की हामी इस पे होनी चाहिए, तभी जाकर कुछ हो सकता है। राइट अमिताभ ओझा? जी बिल्कुल। देखिए, इस मामले में नीतीश कुमार इससे पहले अगर हम 2015 के चुनाव को देखेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो थी एक प्रमुख मुद्दा बना था बिहार में और इसके लिए राज्यव्यापी पूरा अभियान चलाया गया था। उस विशेष राज्य का दर्जा देने की बात जब सत्ता में आए उसके बाद वो बातों में ही उलझ कर रह गई। तभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला क्योंकि कई कानूनी अड़चने आई और जिसके हवाले से सरकार भी चुप रही। अब ये जातीय जनगणना का मुद्दा जिस तेजी से बढ़ा था और लगातार इस मुद्दे को जेडीयू भी नहीं छोड़ना चाहती है, बीजेपी भी नहीं छोड़ना चाहती और आरजेडी इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है, जो लगातार बिहार में दिख भी रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इसे मुद्दा बनाया और लगातार वो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, जेडीयू ने भी फ्रंट पे आके कहा कि वो भी इस मुद्दे पे सरकार साथ में है। और उसके बाद अब जब एक नए समीकरण बनने की बात हो रही थी, सीक्रेट डील की बात हो रही थी और लग रहा था कि इस मुद्दे को लेकर बिहार में एक बार फिर समीकरण बदलेगा, उस बीच बीजेपी ने भी बैकफुट पे आया और उसने भी कहा कि मैं इस बैठक में वो शामिल होंगे और जिसका नतीजा है कि बैठक रखी गई है। देखिए, इससे पहले 2 बार विधानसभा से पारित हो चुकी है, बैठकें भी हो चुकी है और प्रतिनिधि मंडल भी जाके मिल चुका है। लेकिन अब इस 1 जून को होने वाली बैठक के बाद भी कोई नतीजा निकलेगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन एक ये है कि जो एक नए समीकरण बनने के आसार जो दिख रहे थे और जिस तरीके से जो बिहार में राजनीति चल रही थी उस पर जरूर एक विराम लगेगा, क्योंकि उसके बाद अब यह तय करना सरकार के जिम्मे होगा कि वो कितने दिनों में जातीय जनगणना के जो प्रोसेस है वो करवा सकती है और क्या इसे सही में इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकती है। चलिए, सर्वदलीय बैठक पर अमिताभ ओझा हमारी भी नजर है। जो नए समीकरण की आप बात कर रहे हैं उसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन
ये देश की नेता समझ ले कि जातीय जनगणना पर 1931 के बाद अब तक पार्टियां सिर्फ राजनीति करती आई हैं। जनगणना जरूर हुई है, लेकिन कभी भी आंकड़े जारी नहीं किए गए। इस बार भी वैसा ही नजर आ रहा है, सिर्फ राजनीति इस पूरे मामले पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।